नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र की बढ़ी मुश्किलें। वाल्मीकि निगम घोटाला मामले में ईडी ने लिया हिरासत में करीब 95 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तारी को वैधता वाले पहलुओं पर बड़ी बेंच करने वाली है सुनवाई। सीबीआई मामले में जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग जारी। 12 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच अहम मुकाबला। दिल्ली में बिजली बिल के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। जनता से लूट के खिलाफ सचिवालय पर प्रदर्शन। भाजपा सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की कर रही है मांग। मुंबई में भारी बारिश को लेकर आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट। वहीं यूपी में बाढ़ से बिगड़े हालात। प्रदेश भर में आज आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का अलर्ट। बिहार में भी भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट। नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज करेंगे विश्वास मत का सामना। विश्वास मत से पहले विपक्षी दलों नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल ने अपने सदस्यों के लिए व्हिप किया जारी। और खेल की खबरों में विंबलडन में पुरुष एकल में सेमीफाइनल में मेदवेदेव, अल्कराज और जोकोविच मुसेट्टी के बीच मुकाबला आज। वहीं इटली की जैस्मिन पाउलिनी और चेक गणराज्य के बारबोरा क्रेजिकोवा ने महिला एकल के फाइनल में बनाई जगह। ब्रेक के बाद और आइए रुक करते हैं इन तमाम खबरों का विस्तार के साथ और बात करते हैं कर्नाटक की, जहां करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले के मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिया। बी नागेंद्र को आगे की पूछताछ के लिए बेंगलुरु स्थित ईडी कार्यालय लाया गया। ईडी ने बी नागेंद्र को बेंगलुरु स्थित उनके घर से ही हिरासत में लिया है। निगम के 94 करोड़ रुपए का अवैध उपयोग किया गया। इसमें ईडी निदेशालय ने बुधवार को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र और विधायक बी तदाल के परिसरों सहित 4 राज्यों में छापेमारी की थी। क्या है ये घोटाला आखिर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में घोटाले का मामला तब सामने आया जब इसके लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन 26 मई को शिवमोगा में मृत पाए गए। चंद्रशेखरन ने अपने कथित सुसाइड नोट में निगम के यूनियन बैंक के वसंत नगर शाखा वाले खाते में एमजी रोड शाखा वाले खाते की अगर बात की जाए तो 187 करोड़ से ज्यादा रुपए का अनअधिकृत हस्तांतरण जो था ना, उसका दावा किया। और इस 187 करोड़ रुपए में से 94 करोड़ से ज्यादा रुपए गैर कानूनी तरीके से अन्य बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए, जबकि इसमें से 5 करोड़ रुपए वापस जमा कर दिए गए। आरोप है कि अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रहे बी नागेंद्र ने निगम के 94 करोड़ से ज्यादा का जो रुपया है, वो उसका जो खाता था वो एमजी रोड स्थित यूनियन बैंक की शाखा में खोलने के लिए उन पर दबाव बनाया। इस मामले में एसआईटी निगम के प्रबंध निदेशक जेबी पद्मनाभ से पहले पूछताछ की जा रही है। इस बार पता चला कि यह अवैध कार्य नागेंद्र के निर्देश पर किया गया। राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की थी और वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर सीबीआई भी इसकी जांच कर रही है। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस बड़े मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र जो इस वक्त ईडी के हिरासत में हैं, जो हमने अभी खबर पढ़ी नीरज और आपने जो अपडेट्स डाले, तो एक लंबा मनी ट्रेल है और इस लंबे मनी ट्रेल को पुख्ता तौर पर ईडी स्थापित कर रही है। ऐसे में जो राशि अलग अलग बैंकों में हस्तांतरित की गई है
उससे बहुत कुछ साफ सामने निकल कर आता हुआ नजर आ रहा है वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले मामले में। देखिए, बिल्कुल आखिर निकलता हुआ सामने आ रहा है कि आखिर किस उद्देश्य से 187 करोड़ की जो रकम है वो आपने अलग अलग खातों में ट्रांसफर की, जबकि खुद जो कॉरपोरेशन है उसका अपना एक बैंक अकाउंट है। क्यों आईटी कंपनियों के खातों में ये रकम गई? और जिस तरीके से आप देखें कि इस मामले में जो चंद्रशेखरन पी है, जो लेखा अधीक्षक थे, उन्होंने सुसाइड किया इसमें 26 मई को, और अपने सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया कि गैर आधिकारिक तरीके से इस रकम को हेरा फेरी की जा रही है। और इसमें कई सारे लोग शामिल हैं, चाहे बैंक के कर्मचारी हों, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी उन्होंने उंगली उठाई थी। और आप देखें कि उसके बाद जब पॉलिटिकल प्रेशर भी हुआ, वहां पर विपक्ष के द्वारा इस बात की जो मांग है जोर शोर से उठाई गई, और उसके बाद इसके लिए एसआईटी का गठन हुआ, और जो मंत्री हैं नागेंद्र, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद एसआईटी ने अपनी जांच की। उस जांच में एसआईटी ने ये पाया कि बैंक के कई कर्मचारी इसमें मिले हुए थे, पॉलिटिकल हस्तक्षेप इसमें शामिल था, और उसके बाद 11 लोगों को एसआईटी ने अरेस्ट किया। इस मामले की जांच सीबीआई के पास भी पहुंची थी। सीबीआई ने भी इसमें तमाम तथ्यों को पड़ताल करी थी। सीबीआई ने अपनी जो जांच है उसमें ये पाया था कि बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी हुई है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने इसमें मामला दर्ज किया, और आपको पता है कि परसों ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई करी थी। कर्नाटक में कई सारे स्थानों पर ईडी, खासतौर से जो पूर्व मंत्री हैं उनके घर, परिसर, ऑफिस, इसके अलावा एक कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके भी घर पर ईडी की टीम पहुंची थी। और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी ईडी के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर जांच की। उसमें कई सारे डिजिटल साक्ष्य मिले, दस्तावेज मिले, और जिससे ये पता लगता है कि ये घोटाला बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, धीरे धीरे किया जा रहा था। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी शामिल थे, इसमें नौकरशाह भी शामिल थे। अब जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री नागेंद्र, उनके साथ पूछताछ कर रही है। ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया है, क्योंकि जब छापेमारी की कार्रवाई हुई थी तो कई सारे जो साक्ष्य और तथ्य ईडी के सामने आए थे। उसके बाद ही जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री नागेंद्र, उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, और हिरासत में लेकर ईडी अब पूछताछ कर रही है। अच्छा, ये भी सामने आ रहा है नीरज कि हनी ट्रैप जैसी जो एक सबसे आम मोडस ऑपरेंडी अपनाई जाती है उसका इस्तेमाल किया गया। जो आदिवासी जन कल्याण का ये पैसा था, उस पैसे से लंबोर्गिनी कार खरीदी गई, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। कितना सच है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई इस तरह का जब पैसा आता है तो उससे इस तरह का सामान जब खरीदा जाता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत क्लियर कट होता है कि हम फंस नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो इससे सामान खरीद लिया। तो उसकी सत्यापन को सत्यापित करने के लिए पुलिस के हाथ कुछ नहीं आएगा। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है अचल। आप भले ही सामान खरीद लें, हनी ट्रैप का मामला जरूर सामने आया था, और खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बात का जिक्र भी किया था। एसआईटी ने भी जब अपनी जांच की थी तो ये जो पॉइंट है वो निकलकर सामने आया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर जो भी रकम को ट्रांसफर करते हैं और उसके एवज में आप चाहे गाड़ी खरीद लें, बंगला खरीद लें, जो मनी ट्रेल है वो ईडी ने पता कर लिया है। अगर आपके पास आप मतलब सामान्य तरीके से समझें कि अगर मेरी सैलरी जितनी है और अचानक से मैं अपनी सैलरी से ज्यादा अगर रकम का प्रयोग कहीं कर रहा हूं, कुछ गाड़ी खरीद रहा हूं, बंगला खरीद रहा हूं, तो निश्चित तौर पर आपको बताना होगा कि वो मनी ट्रेल कहां से आ रहा है। और यही कारण है कि आप गाड़ी और बंगला या दूसरी लग्जरी चीजें जरूर खरीद लें, लेकिन ईडी ने जब जांच की तो प्रॉपर तरीके से जो मनी ट्रेल है वो ईडी ने पकड़ा है। आप देखें, तभी बी नागेंद्र को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। और ये तमाम जो सवाल हैं जिन पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो ईडी बी नागेंद्र से पूछताछ करेगी कि आखिर आप ये बताइए कि ये रकम इस बैंक से निकालकर दूसरी बैंकों में क्यों डाली गई। जब आदिवासी जन कल्याण के लिए ये पैसा खर्च किया जाने वाला था तो उसके लिए ये जो लग्जरी सामान है वो क्यों खरीदा गया। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बी नागेंद्र को देने होंगे। और ये मामला सिर्फ बी नागेंद्र तक ही नहीं जुड़ा है, क्योंकि इतनी बड़ी अगर रकम उसको हेरा फेरी हो रही है तो उसमें नौकरशाह भी शामिल होंगे, उसमें बैंक के कर्मचारी भी शामिल होंगे, फर्जी तरीके से जो खाते खुलवाए गए होंगे उन कर्मचारियों का भी इसमें जिक्र आएगा। और इसके अलावा जो पॉलिटिकली जो इनके ऊपर एक तरीके से जिसका हाथ होगा वो भी इस घोटाले में शामिल होगा। बिल्कुल, ये सवाल मैं आपसे करने ही जा रही थी कि राजनीतिक रसूख की सरपरस्ती में ये हुआ, इस बात में तो कोई संशय नहीं। लेकिन अब सिद्धारमैया साहब
लगातार ये कहते जा रहे हैं कि भाई ईडी अपना काम करती रहे, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आदिवासी कल्याण के लिए जिस तरह से यहाँ पर पैसा जमा किया गया था वो उनके काम तो आया नहीं, बशर्ते उसमें जो वहाँ पर लोग नेता रहे, रसूखदार रहे, उनकी जेबें भरी गई। देखिए, सिद्धारमैया की एक राजनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि जब ये मामला निकलकर सामने आया, ऐसा नहीं है अचल की अचानक से ये मामला सामने आ गया। बिल्कुल। जो विपक्ष के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले को उठा रही थी कि आदिवासी कल्याण के लिए जो पैसा खर्च किया जाना था वो व्यक्तिगत रूप से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब खासतौर से जो लेखा अधीक्षक चंद्रशेखर पी, उन्होंने सुसाइड किया और सुसाइड नोट में बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से पैसे को ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके बाद पॉलिटिकली प्रेशर बना था और तभी सिद्धारमैया ने जो एसआईटी है उसका गठन किया था। उसके बाद लगातार पॉलिटिकल प्रेशर सिद्धारमैया सरकार के ऊपर बनता रहा, क्योंकि एक व्यक्ति जो सुसाइड कर लेता है और सुसाइड करने के बाद जिस तरीके के तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, तो पी खासतौर से चिदम्बरम पी, चंद्रशेखर पी, उसके बाद सिद्धारमैया सरकार के ऊपर ये पॉलिटिकल प्रेशर था कि इस मामले में जांच करो। और यही कारण है कि सिद्धारमैया को मालूम है कि उनके जो पूर्व मंत्री हैं इस पूरे घोटाले में शामिल हैं, कई सारे और लोग शामिल हैं। यही कारण है कि वो अब ये कह रहे हैं कि ईडी की जांच में वो किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और अगर हस्तक्षेप आप देखें कि अगर वो ईडी की जांच में हस्तक्षेप करेंगे तो तमाम सवाल सिद्धारमैया सरकार पर भी खड़े होंगे, क्योंकि ईडी जब जांच कर रही है तो वो सिर्फ जो नागेंद्र पूर्व मंत्री हैं उन्हीं तक नहीं टिक रही है जांच, ये जांच आगे भी जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि नागेंद्र को और कौन कौन सहायता कर रहा था, कौन पॉलिटिकली उनके ऊपर हाथ रखा हुआ था और इस पूरे घोटाले को अंजाम दे रहा था। ये वही सरकार है जो गरीब कल्याण की बात करती है, लेकिन आदिवासियों के कल्याण के लिए जो पैसा है उसको अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए खर्च करने की एक साजिश आंचल रची जा रही है। और कई कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनका नाम जांच के घेरे में है, साफ तौर पर नीरज। तो इसमें यह भी हमें समझना होगा कि एसआईटी का रोल बहुत अहम हो जाता है, उसकी रिपोर्ट में भी बहुत से खुलासे होंगे, क्योंकि साफ तौर पर इस रात से पर्दा उठना बाकी है कि आखिर किनकी संलिप्तता की वजह से, जैसा कि आपने बताया कि एकदम से तो नहीं हुआ होगा, इस पूरे धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की प्रॉपर कोशिश की गई होगी, उसी के तहत इसे अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल प्लानिंग की गई होगी और इस प्लानिंग में कई सारे लोग कई चरणों पर शामिल होंगे, चाहे हम क्लर्क से लेकर और जो तमाम बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे जिनको राजनीतिक लाभ भी मिला होगा और खासतौर से आर्थिक लाभ भी इस पैसे से मिल रहा होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है आंचल, आप देखें कि एसआईटी का गठन जरूर किया गया सिद्धारमैया सरकार के द्वारा, चूंकि राज्य सरकार की वो एसआईटी है और एसआईटी ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। जिन 11 लोगों को गिरफ्तार किया उसमें कोई भी पॉलिटिकल जो बड़ा नाम है वो शामिल नहीं है, छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार किया। जब सीबीआई के पास ये जांच पहुंची और सीबीआई ने जब इस मामले में जांच की और ईडी ने जब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इसमें कार्रवाई करना शुरू किया और बी नागेंद्र उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की, कई जगह रेड करी, तमाम डिजिटल साक्ष्य दस्तावेज बरामद किए, उसके बाद सिद्धारमैया को यह कहना पड़ा कि वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल और किसी भी तरह का हस्तक्षेप ईडी की जांच में नहीं करेंगे। आप देखें कि अगर एसआईटी का गठन हो रहा था और बी नागेंद्र ने जब इस्तीफा दे दिया तो आखिर एसआईटी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया बी नागेंद्र को? जब तमाम निकलकर बातें सामने आई तो एसआईटी दिखाने के लिए थी राज्य सरकार की, लेकिन जब सीबीआई और ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की उसके बाद सिद्धारमैया को ये कहना पड़ा कि वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि सिद्धारमैया ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये घोटाला हुआ और इस घोटाले में कई सारे लोग। चलिए, तो अब जो कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र ईडी की हिरासत में है, तो पूरी कोशिश होगी कि वो जो तमाम संशय और सवाल हैं उनके जवाब उनसे लिए जाएं, क्योंकि ये जो घोटाला है ये बहुत बड़ा है। ये उन आदिवासी कल्याण के लिए दिए गए रुपए थे जो कई जन कल्याणकारी योजनाओं में लग सकते थे, लेकिन रसूखदार और पैसे वालों के पास पहुंच गए फर्जी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत जो है उन्हें दी है। उन्हें ईडी की ओर से गिरफ्तारी और रिमांड को जो चुनौती दी थी उसमें, और अदालत ने इस मामले को 3 सदस्यीय बड़ी बेंच को भी रेफर किया, भेजा। वहीं सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी जेल में रहेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट 17 मई को अपना फैसला जो था उसे सुरक्षित रख चुकी है। तो बड़ी बेंच को केजरीवाल का केस मजबूत नजर आ रहा है। दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अंतरिम जमानत मिली है, ये ईडी मामले में दी गई है, लेकिन जेल से आज़ादी अभी नहीं है, इसका भी
कानूनी मतलब समझेंगे हम। ईडी के केस में राहत है, वहीं सीबीआई के केस में 17 को सुनवाई होनी है। पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तारी की वैधता की जांच करेगी बड़ी बेंच। हमारे साथ विकास जुड़ गए हैं। विकास, फौरी राहत इसे मान सकते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि ईडी के मामले में दी गई है लेकिन सीबीआई के मामले में अभी भी पेच फंसा हुआ है। ये राहत आप ये कह सकते हैं कि ईडी मामले में कम से कम उनके लिए बनी रहेगी, क्योंकि आप देखिए ईडी के मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। दूसरी वजह यह है कि बड़ी बेंच जब तक इस पर फैसला नहीं ले देती तब तक ये उनको जो राहत मिली है वो बरकरार रहेगी। और अब अगर ईडी मामले में उनकी वापस न्यायिक हिरासत में या जेल जाने की संभावना है, वो लगता है कि ट्रायल के कॉन्क्लूड होने तक बनी रहेगी कि वो उनको वापस शायद ना जाना पड़े। लेकिन जेल से वो बाहर अभी नहीं आ सकते, क्योंकि सीबीआई ने उनको जब हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की, फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है, उसमें उनको जमानत पानी होगी। वो पूरा मामला भी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने लंबित है, जाहिर है उसमें भी समय लगेगा। तो ऐसे में ये एक जो उनकी लड़ाई ईडी मामले में थी वो तो एक किसी अंजाम तक पहुंच गई है, लेकिन फौरी राहत की इसको इसलिए हम नहीं कहेंगे क्योंकि उनके बाहर आने की संभावना कम से कम अगले 15-20 दिन, सबसे अगर आप शॉर्ट टर्म भी माने तो तब तक दिखती नहीं है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट भी सीबीआई की दलीलें सुनेगा, अरविंद केजरीवाल को सुनेगा, ऑर्डर रिजर्व करेगा और तब जाके फैसला आएगा। तो इसीलिए उनकी दिक्कतें अभी बरकरार हैं, वैसे की वैसी ही हैं जहां तक जेल से बाहर आने की बात है। हालांकि पीएमएलए का जो इसका इंटरप्रिटेशन का मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजेस की बेंच सुनेगी उसको वक्त लग सकता है। इसीलिए ये इंटरिम बेल जो उनको मिली है वो तब तक बरकरार रहेगी जब तक वो बेंच कोई फैसला नहीं दे देती, या जो ईडी की चार्जशीट पर जो ट्रायल शुरू होने वाला है उसमें अरविंद केजरीवाल को दोषी निचली अदालत करार ना दे दे। तो इन दो परिस्थितियों में ही उनको ईडी मामले में वापस जेल जाने की नौबत आएगी। सीबीआई में अगर उनको जमानत मिल जाती है तो फिर अंततः आप कह सकते हैं कि वो जेल से बाहर आ पाएंगे। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको ये राहत दी है ये मेरिट्स पर नहीं दी है, क्योंकि कोर्ट को ये लगता है कि जब समय लगेगा सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट में जो लगेगा वक्त, तब तक आरोपी को जेल में रखना इसलिए ठीक नहीं होगा कि 90 दिन वो लगभग पहले ही जेल में रह चुके हैं। और इसीलिए ये एक उनकी तरफ थोड़ा कोर्ट का नरम रुख रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि उनको तब तक अंतरिम जमानत दे दी जाए। तो क्या इसको भी ये माने कि अंतरिम जमानत के मायने ये हैं कि ईडी को भी और सबूत लाने होंगे? जी, अब देखिए इसमें पूरा जो सुप्रीम कोर्ट में आगे की जो सुनवाई होनी है वो सिर्फ पीएमएलए के जो सेक्शन थे उनके इंटरप्रिटेशन से जुड़ी है कि क्या ईडी ने वो प्रक्रिया जो पीएमएलए के तहत प्रावधान है वो उनका पूरा अक्षरशः पालन किया नहीं किया, या पीएमएलए के जो प्रावधान है उनमें ही क्या एम्बिग्विटी है किसी तरह की। ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच को देखनी है। ईडी को अब इसमें कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी, एविडेंस को लेकर के सारा जो मामला है वो प्रक्रिया को और इंटरप्रिटेशन को लेकर है कि क्या ईडी को अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेने की जरूरत थी या नहीं थी। ये एक बड़ा मसला है। तो विकास, जो अब बड़ी बेंच को रेफर किया गया केस है उसमें ये भी सामने आ रहा है कानूनी तौर पर कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 3 जजों की नियुक्ति करेंगे। बड़ी बेंच को इस केस का रेफर करना कानूनी भाषा में आप इसे किस तरह से समझते हैं? हालांकि अभी 2 केस, आधी राहत है और अभी से ही ट्विटर पर आप पार्टी ने कह दिया सत्यमेव जयते। देखिए कहीं उनको किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि वो निर्दोष हैं, उनका कोई एक्विटल नहीं हुआ है। ट्रायल तो उनको फेस करना ही है। ईडी ने चार्जशीट फाइल की है अभी हाल ही में इस मामले में और वहां पे उनको ट्रायल फेस करना है। हाँ, ट्रायल में अगर उनको एक्विटल हो जाता है तब वो जो भी पॉलिटिकल लाइन उनकी पार्टी को लेनी है, सत्यमेव जयते इसको कहें या नहीं कहें वो एक अलग बात है। लेकिन ये तो पूरी तरह से इंटरप्रिटेशन की बात थी पीएमएलए के सेक्शंस को लेकर के, और उसमें कोर्ट ने उनके फेवर में कोई बात नहीं कही है, ना ही ईडी के खिलाफ कही है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और एक बड़ी बेंच की सुनवाई की जरूरत है। 3 जजेस की बेंच में क्योंकि जो बहुमत की राय होगी वो स्पष्ट तौर पर लागू हो जाएगी। 2 जजेस की बेंच में ये भी एक आशंका है कि विस्तृत सुनवाई के बाद अगर दोनों जजेस का मत विपरीत होता है तो फिर भी वो 3 जजेस बेंच को जाती। तो इसीलिए बेहतर है कि कोर्ट ने इसको लार्जर बेंच के लिए छोड़ते हुए किसी तरह की कोई क्लीन चिट नहीं दी गई अरविंद केजरीवाल को। सिर्फ एक नेचुरल जस्टिस के हवाले से कोर्ट ने कहा कि वो 90 दिन पहले जेल में रह चुके हैं, तो मामला विचाराधीन रहने तक बड़ी बेंच के पास उनको एक अंतरिम जमानत दे दी जाए। तो क्या ये कहना जो अभी जो तमाम खबरें, क्योंकि लगातार ये बड़ी खबर है इस वक्त ही जगह जगह टीवी चैनल्स पर इस खबर को दिखाया जा रहा है, ये भी कई जगह आ रहा है कि भाई क्योंकि उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है, हालांकि वो भी जेल से बाहर नहीं आएंगे, तो उनका पक्ष मजबूत है। इसे आप कोर्ट की भाषा में अगर हम समझें, क्योंकि अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि सिर्फ पूछताछ से गिरफ्तारी नहीं हो सकती, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं?
देखिए, कोई मॉरल विक्ट्री या कोई जो दलीलें हैं वो ऐसी कोई बड़ी यहाँ पर उनको नहीं हुई है। कोर्ट ने ये जरूर माना है कि गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया का पालन अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी ने किया है, जो कि गिरफ्तारी के जो नियम है पीएमएलए के, उनको लेकर के क्या कहीं पर जिसको हम कहते हैं एम्बिग्विटी है, क्या कहीं पर किसी तरह के दो मत निकल के आते हैं, ये बेंच साफ कर लेगी, जो बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ईडी का कोई केस उनके खिलाफ बनता नहीं है। जिस केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है उनके खिलाफ, उसमें पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप ये कह सकते हैं कि हमको एक क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन चार्जशीट फाइल हुई है उनके खिलाफ, उनको ट्रायल फेस करना है इस मामले में भी पूरा। सारी जो मामला जो बनता है वो हिरासत को लेके है। इसका एक और इस पहलू को आप ऐसे समझिए आंचल कि अगर मैं सबसे बेहतरीन परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की प्रक्रिया के चलते सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि उनकी हिरासत ही अवैध थी, तो भी ये कोई क्लीन चिट नहीं है, तो भी उनको ईडी नई पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए कि जहां पर के जिन चीजों को वो उठा रहे हैं, जिन सेक्शंस को वो उठा रहे हैं, उनके हिसाब से दोबारा वो हिरासत में लेती, दोबारा ये पूरी प्रक्रिया होती, उनको वापस से न्यायिक हिरासत में भेजा जाता। प्रक्रियागत खामी के चलते अगर किसी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट कह भी देता कि उनकी गिरफ्तारी में प्रक्रियागत खामी रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रायल फेस नहीं करना पड़ेगा या ईडी या दूसरी जांच एजेंसी दोबारा गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल अलग बात है। और साथ ही साथ क्योंकि अभी जो सीबीआई वाला केस है उसके लिए उन्हें जेल में रहना होगा, उस लिहाज से इस मामले पर भी किस तरह की तैयारी सीबीआई की है, क्योंकि ये बात लगातार जो उनके पक्ष के वकील हैं या उनके पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई गिरफ्तारी को किस तरह से वो जेल में ही रहें, इससे पुख्ता तौर पर सत्यापित करना चाहती है सीबीआई और ये उनके खिलाफ ही काम करेगी सरकारी एजेंसियां सारी की सारी। सीबीआई के मामले में भी अरविंद केजरीवाल के लिए भी बहुत आसान राह नहीं होगी, क्योंकि ईडी के मामले में क्राइम ऑफ प्रोसीड्स को स्थापित करना जरूरी होता है कि पैसा आया तो वो गया कहाँ। जो आप बार बार सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि पैसा आया तो गया कहाँ। सीबीआई को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी स्टैब्लिश करनी है, और अगर आप जो हाल ही में जो चार्जशीट आई थी उसके ईडी की जो चार्जशीट है उसमें भी, और सीबीआई जो जांच कर रही है, सीबीआई ने भी कहा है कि उनके पास स्क्रीनशॉट्स हैं दूसरे आरोपियों के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मोबाइल वो एक्सेस नहीं कर पाए, उन्होंने पासवर्ड देने से इनकार कर दिया, लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन के एविडेंस है सीबीआई के पास कि किस तरह विनोद चौहान नाम के एक मिडिलमैन के जरिए अरविंद केजरीवाल साउथ लॉबी से बात कर रहे थे, पैसे का जो लेन देन हुआ, ये सारी बातें सीबीआई के पास क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी स्टैब्लिश करने के लिए खुद एजेंसी का ये कहना है कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, फोन रिकॉर्ड्स हैं, सीडीआर हैं, लोगों के आने जाने के रिकॉर्ड्स हैं, फ्लाइट के रिकॉर्ड्स हैं कि चार्टर्ड प्लेन से जो लोग कोविड लॉकडाउन के समय, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट नहीं चल रही थी, चार्टर्ड प्लेन से साउथ लॉबी के लोग दिल्ली आए थे, कहाँ रुके थे, किससे मिले थे, पूरी एक चेन है सीबीआई के पास। वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी स्टैब्लिश करने के लिए सीबीआई ये दावा करती है कि उसके पास बहुत सारे और बहुत पुख्ता सबूत हैं, तो उसमें राहत लेने के लिए भी अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी। क्योंकि हम पुख्ता सबूतों की बात करें तो क्योंकि ईडी की अगर पीएमएलए का जो सेक्शन 70 है विकास, जहां साफ तौर पर ये सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संरक्षक होने के नाते पार्टी द्वारा किए गए हर कृत्य के लिए जिम्मेदार, यानी आप प्रोसीड ऑफ क्राइम, अपराध से अर्जित आय के मुख्य लाभार्थी हैं। ये एक बहुत बड़ा सबूत मान सकते हैं ईडी द्वारा जो कि पेश किया गया कोर्ट में अपनी बातों को सत्यापित करने के लिए। बिल्कुल, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को न केवल आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक के तौर पर, बल्कि दो तरीके से इनकी क्रिमिनल इंटेंट को स्थापित करने की बात कही है यहाँ पे। पहला कि उन्होंने वो पॉलिसी मुख्यमंत्री के तौर पर और उनके उप मुख्यमंत्री ने पॉलिसी ऐसी बनाई अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करते हुए जिससे पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचे। तो उनकी दोहरी भूमिका है यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की, बतौर मुख्यमंत्री ऐसी नीति बनाना जिससे कि भ्रष्टाचार के लिए स्कोप पैदा हो, और फिर पार्टी के संयोजक के तौर पर उसी पैसे को प्राप्त करना और उसका इस्तेमाल विधानसभा चुनाव, गोवा के विधानसभा चुनाव में या गुजरात में कुछ फंड्स भेजना। तो उनकी तो दोहरी भूमिका है, ईडी जो कहती है और सीबीआई भी इस बात को कहती है कि ये जो पॉलिसी बन रही थी, असल में इस पॉलिसी का ड्राफ्ट खुद साउथ लॉबी ने इनको हैंड ओवर किया कि पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। ये सीबीआई ने यहाँ तक कहा है कि वो सारे लोग नई एक्साइज पॉलिसी आने से पहले दिल्ली में मौजूद थे और उनके दबाव में उनके इनपुट्स पर ये नई एक्साइज पॉलिसी बनी थी। ये सीबीआई लगातार कहती रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरे मामले पर
ताज़ा जानकारी के साथ अपडेट्स देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में बिजली के बिल बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली भाजपा पार्टी बिजली बिल के खिलाफ सचिवालय पर प्रदर्शन कर रही है और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी। इस सिलसिले में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों ने साठ गांठ कर जनता से पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला। दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली वासियों को दो तरह से लूट रही है। एक तरफ पीपीएसी के नाम पर 8.75% बिजली के बिल में बढ़ोतरी की गई, वहीं दूसरी ओर पेंशन के नाम पर 7% अतिरिक्त शुल्क लिया गया। ये दोनों शुल्क बिल में बिना बताए बढ़ाए गए। इसके चलते दिल्ली के उपभोक्ताओं का बिजली बिल 1.5 गुना बढ़कर आ रहा है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना, मुझे उम्मीद है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? गिरीश, हाँ गिरीश, जब आप पार्टी सत्ता में आई थी और लोगों के बिजली के बिल माफ़ हुए, पानी के बिल माफ़ हुए, तब ये लग रहा था कि एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर समझते हुए अपने दायित्वों को आप पार्टी काम करेगी। लेकिन अब जो दोहरा चेहरा नज़र आ रहा है कि अब जो बढ़े हुए बिल का बोझ दिल्ली वासियों को उठाना पड़ेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं आप पार्टी का रोल संशय में। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा। इन दिनों जो है आम आदमी पार्टी और उनकी जो दिल्ली सरकार है वो कथनी और करनी में उनका बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बिजली माफ और पानी फ्री की बात करके दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी आई थी, तो वो कहीं ना कहीं अभी बहुत दूर दिखाई देने लगा है। दिल्ली की जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। बिजली की जो पीपीएसी की दरें हैं उनको बढ़ा दिया गया है। उसकी वजह से जो दिल्ली में बिजली उपभोक्ता हैं उनको जो है कहीं ना कहीं भारी भरकम बिल जो है वो चुकाने होंगे। किस लिए दिल्ली भाजपा आज प्रदर्शन कर रही है, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह साहब। सर, आखिर क्यों उतरना पड़ा आज सड़कों पे आप लोग? देखो, आज दिल्ली की हजारों की तादाद में जो लोग हैं, जनता है, सड़कों में है, क्योंकि जो ये हिडन एजेंडा है केजरीवाल सरकार का, जो फ्री बिजली और फ्री पानी के नाम पर आए थे, इन्होंने इतने सरचार्ज बढ़ा दिए कि एक एक बिल के ऊपर 5-5 हजार रुपया हर एक आदमी का अतिरिक्त बिल आ रहा है, जिसकी वजह से ये आज आक्रोश मार्च किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और सभी हजारों की तादाद में लोग सुबह सुबह इतनी गर्मी के अंदर अपने घर परिवार छोड़कर सड़कों पे आए हैं। सर, पहले दिल्ली में लोगों के सामने जल संकट था और अब कहीं ना कहीं बिजली की मार हो जाएगी। देखो, दिल्ली की जनता जब से केजरीवाल सरकार आई है संकट में ही है। पहले जल का संकट था, पीने का पानी नहीं था। जब एक बारिश आ गई तो फ्लड का संकट हो गया, पूरी दिल्ली में जल भराव हो गया। अब वो जल भराव की बात खत्म हुई, अब बिजली के ऊपर इन्होंने इतने सरचार्ज लगा दिए यूनिट के ऊपर कि एक एक परिवार को 5-5 हजार रुपया देना पड़ेगा। ये तो दिल्ली को तबाह करने में लगे हुए हैं। जो सरकार, जो आम आदमी पार्टी थी, वो दिल्ली के अंदर फ्री बिजली की बात कर रही थी, फ्री पानी की बात कर रही थी, ऐसे में किस तरह देखते हैं? देखो, दिल्ली की जनता जान चुकी है 2024 के अंदर इनको एक भी सीट नहीं मिली। आप ये समझिए कि इनकी जमानत जब्त होने वाली नौबत आ गई थी और आने वाले 2025 में भी इनका यही हाल होगा। जनता अब इनको पीछे से किक करेगी। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली भाजपा है इस समय सड़कों पे उतरी हुई है और उनका प्रदर्शन जो है आंचल आरंभ हो चुका है। शहीदी पार्क से लेकर दिल्ली सचिवालय की ओर वो कूच कर चुके हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से रोष दिखाई दे रहा है दिल्ली भाजपा में। वो चाहते हैं कि जो दिल्ली के लोगों के ऊपर अतिरिक्त मार पड़ रही है उसको वापस लिया जाए, पीपीएसी की जो दरें बढ़ाई गई हैं उनको वापस लिया जाए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें। और साथ ही अगर देखा है गिरीश, इसमें आप पार्टी का क्या कहना है, क्योंकि साफ तौर पर पीपीएसी बढ़ाने की जो बात कही गई है उसको लेकर भी कई अनियमितताएं सामने आई हैं। इसमें जो राज्य का बिजली विभाग है, अगर उसकी बात की जाए, उसका क्या कहना है? देखिए, बिजली विभाग ने अभी कुछ भी अपना स्पष्ट नहीं किया है। सर, बिजली विभाग का क्या कहना है? और आम आदमी पार्टी तो कह रही है इसमें राजनीति हो रही है। देखो, राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, जो जनता के साथ धोखा कर रही है। जो ये कहते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली के नाम पर इतने सरचार्ज लगा दिए, एक एक परिवार को 5-5 हजार रुपया फालतू देना पड़ेगा। तो ये बताइए, रूलिंग पार्टी कौन है, राजनीति कौन कर रहा है, जनता को मार कौन दे रहा है? ये तो ऐसे लोग हैं कि झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी और ऊपर सीना चोरी भी। आने वाले समय में जनता समझ गई है और आने वाले समय में पूरा इनको जवाब मिलेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के। तो बिजली के मूल्य का जो बढ़ोतरी दिखाई गई है उसे मई के महीने से जोड़ा जाएगा तो साफ तौर पर जो दिल्ली वासी हैं उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, और जिसको लेकर जो दिल्ली बीजेपी का विंग है वो प्रदर्शन कर रहा है आप पार्टी के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वहीं दिल्ली के बाद बात फिर से करते हैं कर्नाटक की, जहां भाजपा नेताओं ने मैसूर में हुए कथित जमीन घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़े कथित घोटाला मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र की अगुवाई में नेताओं ने प्रदर्शन किया है। ये मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से शहर की प्राइम लोकेशन पर जमीन आवंटन से जुड़ा है, जिसमें कर्नाटक सीएम की पत्नी को कथित रूप से सभी नियमों को ताक पर रखकर लगभग 4,000 करोड़ रुपए के प्लॉट दिए जाने का आरोप है। एक बड़ा घोटाला यहां पर सामने आ रहा है, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में जो भूमि घोटाला मामला है उसमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से त्यागपत्र की भी मांग की जा रही है, जिसमें कई नियमों को ताक पर रखकर उनकी पत्नी को आवंटन दिया गया है ज्यादा एकड़ भूमि का। बेंगलुरु से हमारे साथ शुभा जुड़ गई हैं। शुभा, साफ तौर पर लग रहा है कि सिद्धरमैया सरकार जो है वो घोटालों में घिरती हुई नजर आ रही है, और क्योंकि यहाँ पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण भूमि घोटाले की अगर मैं बात करूं तो नियमों को ताक पर रखकर मुख्यमंत्री की जो पत्नी साहिबा हैं उन्हें ज्यादा भूमि का आवंटन किया गया। आजकल हम देख सकते हैं कि मैसूर में आज बीजेपी वालों ने प्रदर्शन का आयोजन किया है। कारण यह है कि मैसूर अर्बन अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा में जो स्कैम हुआ है, जिसके चलते कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया है, जिन्होंने अपनी पत्नी को 400 करोड़ के अधिक रुपया लेकर इन्होंने साइट दिया है, जिसको आना चाहिए था वो है 2 ही साइट चाहिए था उनको, 2 ही कानून के तरफ से वो 2 साइट के बदले इन्होंने 14 साइट को अलॉटमेंट किया है, जिसके चलते बीजेपी वालों ने आज मैसूर में बड़े प्रतिभटन का आयोजन किया है। कर्नाटका के कई जिलाओं में से कई प्रदेशों में से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और इनका कहना ये है कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री अपने पद को इस्तीफा देने के लिए मांग कर रहे हैं। कर्नाटका के लोगों भी इनको प्रश्न कर रहे हैं कि पहले इन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिया, और उसके बाद जो हम वाल्मीकि हगरण को दे सकते हैं, और उसके बाद अभी ये मूडा प्रकरण हुआ है, जो कर्नाटका में लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए जो करना चाहिए था, जो सरकार ने करने के लिए मांग किए थे, जो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो कल्याण के लिए, जो अभिवृद्धि के लिए फंड जो रखा था, उसको लेकर अपनी गारंटियों में भर रहे हैं, और उनके उपयोग के लिए जो लोगों के लिए फंड है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही शुभा, ये भी समझ में आ रहा है कि त्यागपत्र की मांग तो की ही जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसकी पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। और सिद्धरमैया ने जब चुनाव लड़ने की बात कही तो अपने शपथ पत्र में भी ये जो पूरी ज़मीन है जो अवैध तरीके से इसका आवंटन किया गया है, फर्जी कागज़ लगाए गए, उसका जिक्र उनके शपथ पत्र में भी नहीं है। तो चुनाव नियमों का भी उल्लंघन साफ तौर पर, जिन्होंने गवर्नमेंट को भी नहीं बताया, और इसके चलते ही चुनाव आयोग को भी नहीं पता चलने दिया है कि जिसके कई सारे साइट्स है जो इनका धर्मपत्नी के बेट के रूप में दिया था, जो लोगों को 2,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन अपनी धर्मपत्नी को 4 करोड़ से भी ज्यादा साइट से दे चुके हैं। अभी इसके लेकर बीजेपी वालों ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए, और साथ ही साथ जिस तरह से इसमें ये भी समझा जा रहा है शुभा कि इस तरह की जो अनियमितता हुई है ये सरकार और साथ ही साथ जो वहाँ का विकास प्राधिकरण है उसकी मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। तो मुडा से जुड़े जो तमाम अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं संशय के बादल मंडराते हुए। बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने इस मामले में हाथ फैलाए हैं, जिसके सारे सबूत को लेकर उन्होंने मूडा के जो प्रकरण थे मैसूर में थे, वो सारे करोड़ों को अभी बेंगलुरु को ट्रांसफर किया गया है, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि मैसूर के डीसी को भी ट्रांसफर किया, जिन्होंने मूडा के प्रकरण को रिपोर्ट करते हुए
इसलिए हम देख सकते हैं कि जो भी इनके खिलाफ जो साक्षी थे उनको सारा नाश कर दिया इन्होंने। अभी लोगों का मांग कहना है कि प्रश्न दे रहे हैं, उसका उत्तर उनके पास नहीं है, ऐसे कहना है। और साथ ही क्योंकि ये योजना जो थी शुभा वो 2009 में मूल रूप से शुरू की गई, जिसे सितंबर 2000 अगर हम 20 की बात करें तो इसे ख़त्म कर दिया गया था। और फिर कोविड महामारी के बाद बिना परमिशन लिए केंद्र सरकार से इसे शुरू किया गया, जो कि एक आरटीआई के खुलासे में साफ तौर पर सामने आया है कि यह अवैध है। अभी जिन्होंने इस सारे करोड़ों का इन्होंने इस्तेमाल किया है, इससे प्रजा के लिए तो लोगों के लिए तो उनके मांग तो बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसके तरफ से सरकार की तरफ से जो अभिवृद्धि कार्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ऐसे साफ साफ नजर आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए शुभा, आप नज़र बना के रखिएगा, हम आगे भी इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो सिद्धारमैया सरकार कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभा कि मुडा यानी कि जब हम बात करें मैसूर विकास प्राधिकरण की बात हम करते हैं, वाल्मीकि कॉरपोरेशन का जो घोटाला है वो सामने आया है, तो सिद्धारमैया सरकार जो कि इस सोच के साथ आई थी कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बढ़ते आगे और बात करते हैं मानसून को लेकर। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया। वहीं मानसून की सक्रियता के चलते पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश के आसार हैं, जिनमें बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के ज़्यादातर हिस्से शामिल हैं। बात करें दक्षिण भारत की, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी झमाझम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी भारत में भी बारिश के आसार हैं। विशेष रूप से मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। देश के कई राज्यों में बाढ़ तो कहीं भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने आज मुंबई समेत पूरे उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक अलग अलग राज्यों में भारी बारिश होने वाली है। कोंकण और गोवा, मुंबई समेत मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, गुजरात, कर्नाटक के दक्षिण में भीतरी इलाकों में आज से लेकर 15 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। कई गांवों का संपर्क सड़क से कट गया। इन जिलों के 633 गांव की 7,97,176 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है। सबसे ज्यादा शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा और बलरामपुर प्रभावित ये जिले हैं। शाहजहांपुर में खनौत नदी के बाद गर्रा नदी की बाढ़ ने कहर बरपाया। गर्रा नदी का पानी लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने से यातायात बंद कर दिया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पानी घुस जाने से सेवाएं ठप हैं। लगभग 250 मरीज दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किए गए, तो आसपास के 15 से 20 कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। लोग जरूरी सामान लेकर पलायन कर चुके हैं। खीरी के धौरहरा में प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों ने शारदा नदी पार से 24 लोगों को सुरक्षित निकाला। पिछले 24 घंटों में डूबने से 1 और आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हुई है। शारदा, घाघरा, बूढ़ी राप्ती, कुआनों के साथ ही अब राप्ती के भी उफनाने से गोरखपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही और क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले 5 जिले के एसडीएम, एफआर और आपदा विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण तलब किया। इन 5 जिलों के लापरवाह अधिकारियों को 2 दिन में अपना स्पष्टीकरण देना होगा। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो सीएम योगी सख्त कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त बलरामपुर, श्रावस्ती का गुरुवार को निरीक्षण भी किया और राहत सामग्री बांटी। जोशीमठ के पास भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 60 घंटे से अधिक समय तक अवरुद्ध रहा। फंसे हुए वाहन और तीर्थयात्री मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय निवासी और व्यवसायी लोगों की मदद भी कर रहे हैं। भारतीय सेना ने भी तीर्थयात्रियों के लिए लंगर स्थापित कर समर्थन बढ़ाया है। खबर असम से, जहां बारिश कम होने से बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ प्रमुख स्थानों और सहायक नदियों बुरही
डिहिंग, दिसांग और कुशियारा का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। राज्य के करीब 13 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के 26 जिलों के 2500 से अधिक गांव अभी भी जलमग्न। 41,000 से अधिक बाढ़ पीड़ित 299 राहत शिविरों में रह रहे हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 83 है। कल बाढ़ के कारण कोई भी हताहत नहीं हुआ। खबर महाराष्ट्र से, जहां के विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती शाम 5 बजे की जाएगी। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच अहम मुकाबला है। क्रॉस वोटिंग के डर से महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को कब्जे में लेना शुरू किया और इससे पहले चुनाव के लिए एनसीपी अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने विधायकों के साथ अंधेरी के द ललित होटल से निकले। आपको बताएं कि एनसीपी अजीत पवार के 37 विधायक हैं। विधान परिषद के 2 उम्मीदवार एनसीपी अजीत पवार खेमे से चुनावी मैदान में हैं। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन के 11 सदस्य 27 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव हो रहे हैं। महायुति ने 9 उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहीं महाविकास आघाड़ी ने 3 उम्मीदवार उतारे। महाराष्ट्र में विधान परिषद का ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच ये पहला मुकाबला है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को अहम माना जा रहा है। और मुंबई से इसी मामले पर जुड़ रहे हैं शिशिर। तो अगर हम महाराष्ट्र में विधान परिषद के इस चुनाव की बात करें तो साफ तौर पर मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच नजर आ रहा है। बिल्कुल आचल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो सुबह जो है ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। 11 सीटों के लिए 12 जो उम्मीदवार इस वक्त जो है चुनावी रण में हैं। इसमें बात करें महायुति की तो महायुति के 9 उम्मीदवार हैं, तो वही महाविकास आघाड़ी के 6 उम्मीदवार हैं। लेकिन सबसे रोचक बात इस बार ये है कि इस बार कई सारे ये कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बात आई है कि इस बार जो है क्रॉस वोटिंग हो सकती है। उसके पीछे का कारण ऐसा है क्योंकि जिस प्रकार से महायुति ने जो है 9 उम्मीदवार खड़े किए, अगर वो चाहते हैं कि 9 के 9 उम्मीदवार चुन कर आए तो इतनी जो अगर बात करें हम नंबर्स जो है उनके पास नहीं है। तो ऐसे में जो निर्दलीय है या फिर जो बाकी अन्य छोटे पक्ष है उनकी मदद जो है बीजेपी को या फिर महायुति को लगेगी। वही अगर बात करें महाविकास आघाड़ी की तो महाविकास आघाड़ी जो है उन्होंने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं। हालांकि 3 उम्मीदवार चुनने की अगर नंबर का गणित अगर देखा जाए तो वो भी उनके पास पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में उनको जो है फिर से जो निर्दलीय है या फिर जो बाकी अन्य पक्ष है, छोटे पक्ष है, उनकी मदद लेनी पड़ेगी। और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। लेकिन मसला यहाँ पर यह भी है क्योंकि कांग्रेस के पास अपना जो उम्मीदवार है उसको चुनने के लिए पर्याप्त अगर देखा जाए पर्याप्त विधायक की संख्या है। लेकिन बात करें उनके सहयोगी, खासतौर पर उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना और एनसीपी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है शरदचंद्र पट्टी पक्ष ने, तो उनके उम्मीदवारों को चुनावी रण में अगर उनको जीत दिलानी है तो ऐसे में जो कुछ वोट है कांग्रेस को, वो कुछ वोट अपने साथियों को भी देने होंगे। और हालांकि उनके जो उम्मीदवार है उनको पर्याप्त वोट देने के बाद जो बचे हुए वोट है वो हालांकि जो वोट है ये इन 2 पक्षों में बांट सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि वोट आखिर किसको मिलते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो है यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। हालांकि इसके बारे में दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, बयानबाजी भी की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, जो कांग्रेस के नेता विपक्ष है विधानसभा में विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कांग्रेस में कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। कांग्रेस इस वक्त सशक्त है, एक साथ है। वही महायुति की बात करें तो महायुति की तरफ से भी दावा किया गया कि महायुति के सभी 9 के 9 उम्मीदवार चुन कर आएंगे। लेकिन आखिर का सवाल ये उठता है कि गणित कहाँ फिट बैठता है। हालांकि कौन सा पक्ष है जो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर अपने उम्मीदवार जो है उनको विजयी बनाता है। तो हालांकि शाम को इसका जो है फैसला होने वाला है, उसमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि किस प्रकार से, हालांकि दोनों पार्टियों ने भरकस प्रयास किया है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला चुनाव होगा और आने वाले कुछ ही महीनों में अगर देखा जाए तो विधानसभा के चुनाव है। तो ऐसे में जो पार्टी जीतेगी या फिर महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी जीतेगी उनका मनोबल भी बढ़ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बात करते हैं अब मुंबई के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की, जहां के एलएलबी के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने वाले मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रपोजल आया था लेकिन वो रिजेक्ट किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हम सभी अपने संविधान के प्रति भविष्यवादी दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। There was some information Manusmriti will be part of law faculty course
I have inquired. I have talked to Delhi University Vice Chancellor, and he assured me some law faculty member have proposed some changes in their jurisprudence chapter, but when the proposal came to in front of Delhi University administration, today, in fact, today there is a academic council meeting. There is no endorsement of any such proposal in the proper authentic body of academic council. Yesterday only, Vice Chancellor rejected that proposal. We all are committed to our constitution. We all are committed to our futuristic look, futuristic approach. Government is committed to uphold the true spirit and the letter of constitution. There is no question arising to include any controversial portion of any script. और पहला मालवाहक जहाज सैन फर्नांडो विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पहुंचा और इस जहाज के बंदरगाह पर पहुंचने से राज्य में आर्थिक विकास की पहल को बढ़ावा मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। इस अवसर पर केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन मौजूद रहे। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मदुरई में मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन बैठक 2024 और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत घर में नल का शुद्ध पेयजल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना। इस योजना के तहत बाराबंकी जिले के ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। जल जीवन मिशन ने उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन ही बदलकर रख दिया है। इस अभियान के तहत सालों से चली आ रही स्वच्छ पेयजल की समस्या दूर हो गई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना से बाराबंकी के 85% ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है। जनपद में करीब 4,35,000 से अधिक परिवारों के हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के साथ ही लक्ष्य के सापेक्ष 85% परिवारों को हर घर नल योजना से जोड़ा जा चुका है। जल जीवन मिशन योजना माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हर टैप के माध्यम से लोगों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो। बाराबंकी जिले में 5,12,000 कनेक्शन करने थे। वर्तमान में हम लोगों ने 85% कनेक्शन कर लिए हैं और प्रयास रहेगा कि दिसंबर 2024 तक समस्त पेयजल योजनाओं को के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए जनता को लाभान्वित किया जाना। जल जीवन मिशन योजना का सबसे ज्यादा लाभ जिले की महिलाओं को हुआ है, जिसके कारण जो महिलाएं मीलों दूर जाकर पानी लाने का संघर्ष करती थीं, वो अब खत्म हो गई है। अब इस योजना के तहत हर घर में साफ पानी सीधे नल से उनके घर तक पहुंच रहा है, जिससे महिलाओं को समय की बचत हो रही है। हम लोगों के यहाँ जो है हैंड पाइप लगा करते थे, जिसमें बरसात में बहुत गंदा पानी आता था, कभी बालू, कभी जो है लाल पानी आना, तो वो समस्या पूरी रूप से समाप्त हो गई है। अब हमारे यहाँ हर घर में टोटी लगी हुई है और टोटी से जल आता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजना चलाई गई, तो इसमें जो ये टोटी से हमें जल प्राप्त होता है, ये बिल्कुल फिल्टर वाला प्राप्त होता है, तो इसमें हम लोगों को कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं हो रही है। तो इस योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे लोगों को और हमारे गाँव के लोगों को पानी से बहुत अच्छी सुविधा मिली है। काफ़ी नलों में इससे पहले पानी आता था तो उसमें बालू वगैरह आ जाता था, तो उसमें मतलब लोगों को पीने में दिक्कत होती थी। लेकिन जो अब ये टोटी से पानी आता है, इससे जो है कोई परेशानी नहीं होती। और मतलब बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल जीवन मिशन का जो ये काम किया है, उनको हमारी और हमारे गांव पूरी ग्राम सभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जल जीवन मिशन के लाभार्थियों ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के प्रयासों से पूरे गांव में नल का कनेक्शन मिल जाने से हम सभी की परेशानियां दूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमारे लोगों के घरों में लगे हैंडपंप से गंदा पानी आता था, जिससे कई तरह की हम सभी को बीमारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार के प्रयासों से पूरे गांव में नल लग गया है। इससे हमारी सभी परेशानियां दूर हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीडी न्यूज।
आधार कार्ड अपने देश की डिजिटल क्रांति में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया। दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के रूप में आधार 1 अरब से अधिक लोगों से जुड़ चुका है। आधार भारत में डिजिटल परिदृश्य को कैसे आकार दे रहा है, पेश है हमारे संवाददाता दिव्येंदु मंडल की ये विशेष रिपोर्ट। साल 2009 में शुरू होने के बाद से ही आधार ने पूरे भारत में सेवाओं तक पहुंच बनाने के तरीके को बदल कर रख दिया है। पूरे भारतवर्ष में 1 अरब 30 करोड़ से अधिक लोग आधार से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी व्यक्ति के बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा से जुड़ी एक 12 अंकीय पहचान संख्या प्रदान करता है। हमने आधार कार्ड को, आधार नंबर को सरकारी योजनाओं से जोड़ा। हमने ऐसी सारी बिचौलियों को बाहर किया, पैसा डायरेक्ट किया और अनुभव आया कि करोड़ों लोग ऐसे मिले हैं कि जो है ही नहीं, लेकिन रुपये जाते थे, अरबों खरबों रुपये जाते थे। अब वो तो बंद हुआ, पैसे बच गए, लेकिन हमने कहा जो जरूरतमंद बेचारे बाहर रह गए थे उनको ढूंढ ढूंढ करके लाओ और ये बचे हुए पैसे उनके खजाने में जाने चाहिए। आधार के प्रमुख लाभों में से एक वित्तीय समावेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आधार को बैंक खातों से जोड़कर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सब्सिडी और दूसरे लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। इससे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी प्रणाली ने बिचौलियों को खत्म करके और धोखाधड़ी को कम करके अरबों डॉलर बचाए हैं। सरकारी सेवाओं से लाभ पाने के तरीकों में भी आधार क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से लेकर टैक्स रिटर्न दाखिल करने तक आधार ने कई प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित बनाया है। बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लाखों नागरिकों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने वाले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आधार सरकारी सेवाओं से आगे निकलकर भी लोगों को सुविधा प्रदान कर रहा है। निजी कंपनियां केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रक्रियाओं के लिए आधार का लाभ उठा रही हैं, जिससे लोगों के लिए बैंक खाते खोलना, मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करना और यहां तक कि सुरक्षित ऋण प्राप्त करना आसान हो गया है। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है और सेवाओं तक पहुंच में सुधार हो रहा है। भारत में डिजिटलीकरण को बदलने वाली इस निर्बाध सेवा की विदेशों में भी प्रशंसा हो रही है। I learned a bunch about what India is doing on this issue of authentication, and I think it's really exciting because the government has to be involved as they are, but they have this foundation with the Aadhaar system that means they can do things that most governments around the world can't do. आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में आधार की उपयोगिता और अधिक बढ़ने वाली है। जैसे जैसे भारत नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आधार डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और ऑनलाइन शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसकी सुदृढ़ पद्धति समान प्रणालियों को लागू करने के इच्छुक अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में भी काम कर सकती है। भारत का आधार कार्ड केवल एक पहचान दिलाने का स्रोत नहीं है, बल्कि अपने देश को अधिक समावेशी और कुशल डिजिटल भविष्य की ओर ले जाने वाली एक परिवर्तनकारी शक्ति भी है। दिव्येंदु मंडल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर नेपाल से, जहां भीषण भूस्खलन के कारण 2 बस त्रिशूली नदी में गिर गई हैं और इन दोनों बसों में 65 यात्री सवार थे, जिसमें 7 भारतीय और अन्य 17 यात्री त्रिशूली नदी में बह गए। चितवन के मुख्य जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव ने बताया कि काठमांडू से रौतहट के गौड़ जा रही एक बस में 41 लोग सवार थे और बीरगंज से काठमांडू जाने वाली दूसरी बस में 24 लोग। यह हादसा तड़के 3:30 पर हुआ। फिलहाल घटनास्थल पर बचाव अभियान का काम जारी है। नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने हादसे पर दुख जताया है। खबर विंबलडन से, जहां पुरुष एकल में आज दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्काराज का सामना 5वीं वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव से है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना इटली के लोरेंजो मुसेट्टी से। दूसरी वरीयता प्राप्त 7 बार के चैंपियन जोकोविच लगातार चौथे साल फाइनल में जगह बनाने के उद्देश्य से कोर्ट पर उतरेंगे। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में दूसरे ही दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ में इस बार इंग्लैंड ने अपना शिकंजा कस लिया। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 79 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवाए। इस तरह वेस्टइंडीज अपनी दूसरी पारी में इंग्लैंड से अब तक 171 रन पीछे चल रही है।
इंग्लैंड की तरफ से गस एटकिंसन, जेम्स एंडरसन और कप्तान बेन स्टोक्स ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 371 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से 5 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए। जैक क्राउली ने 76, ओली पोप ने 57, जो रट ने 68, हैरी ब्रुक ने 50 और जेमी स्मिथ ने 70 रन की पारियां खेली। इंग्लैंड ने अपनी पारी में 250 रनों की बढ़त हासिल की। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 121 रन बनाए थे। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।